सदन की कार्यवाही जारी, सीधे आपको सदन ले चलते हैं। कि किसी भी धर्म का आदमी अपनी आस्था के अनुसार अपनी जो है पूजा अर्चना अरदास नमाज जो है वो करे। लेकिन सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे से खुले में नमाज प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्कों और खुली जगहों में जहां वो पढ़ाई जा रही थी और उसमें कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जो है समाज के अपने अपने जो ठेकेदार हैं वो उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उसमें रोकने का काम कर रहे हैं। सर धर्म कोई भी हो, किसी को भी आस्था के अनुसार अपनी नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को रोका जाए धर्म के उसके लिए। सर गुड़गांव में करोड़ों लाखों करोड़ों का निवेश हुआ है, वो हमारा एक आईना है विकास का। उस शहर से हम ये संदेश देंगे कि यहां अपने हिसाब से आप नमाज नहीं पढ़ सकते। सर मेरी तो आपके माध्यम से ये मांग है कि आज हमें जो है वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे हमारे ईदगाह हैं, चाहे मस्जिद हैं, चाहे अन्य जगह हैं, उनको जो अवैध कब्जे जो कर रखे हैं उन अवैध कब्जों को हटाया जाए और हमारे समाज के लोगों को उनको जगह को मुहैया कराया जाए, जिससे कि वो खुलने में नमाज पढ़ने के लिए विवश ना हो। आज लाखों लोग मुसलमान धर्म के जो हैं वो गुड़गांव में रोजगार के लिए उसके लिए आज रहते हैं, उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ना कि मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक बयान दिया कि खुलेआम नमाज नहीं पढ़ने दी जाए। मुख्यमंत्री जी आप कस्टोडियन हो हरियाणा के, आप सभी धर्मों जातों के उसके रखवाले हो, आप इस चीज के लिए सुनिश्चित। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए, अध्यक्ष महोदय अब सुन लीजिए, दिया विषय सुन लीजिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए तीर्थ उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेवारी है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वहां आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं, उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जाकर के करते हैं तब टकराव आता है। वहां डीसी महोदय आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय नहीं है। वहां स्थानीय एक समस्या है, मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आए हुए हैं और बाहर से आकर के वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन नमाज पढ़ना सांघिक रूप से पढ़ना, प्रदर्शन करना, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये व्यक्तिगत एक इबादत का विषय है और व्यक्तिगत इबादत हिंदू समाज में भी लोग करते हैं, मुस्लिम समाज में भी करते हैं, ईसाई समाज में भी करते हैं, अपने घर पर भी करते हैं। जहां कहीं खुला स्थान अकेले अकेले करना कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने से जिससे दूसरी किसी समाज की भावनाएं भड़के उचित नहीं है। साल में कोई एक आध कार्यक्रम आता है, मानो उर्स आता है या कोई रामलीला आती है या कहीं दशहरा, इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वो परमिशन के साथ सब जगह होते हैं। लेकिन रूटीन के दैनिक या साप्ताहिक रूटीन के जो कार्यक्रम है, इबादत है, वो निश्चित स्थान सबके हैं, सब अपने अपने स्थानों पर करते हैं। इस प्रकार से खुले में सड़कों पर या खुले ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐतराज है तो उसको बैठ करके आप उसमें सुलझाना चाहिए, अन्यथा सौहार्द ठीक नहीं रहता। सर वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, आप इस चीज को ऐसे मत करो। ये भी हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए जुम्मा की नमाज होती है, जिसके लिए आप कह रहे हो हर रोज का प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन नहीं किसी चीज के लिए। आप बताइए, आप वक्फ बोर्ड की जमीनें बताइए, उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदर्शन नहीं हो रहा। सर मैं तो आपसे ये कहूंगा, बड़ी उससे आज अकलियत की जिम्मेवारी है आपको उसके मतलब उसके रक्षा करने के लिए। आप ऐसा मत करिए। आप सर आप एक मिनट भाई, 1 मिनट सर, रामनिवास जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे सदन में बोलने का समय दिया।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बैठ जाइए। सुनेंगे आपका टाइम आएगा तो आप बोलिए। मैंने परसों आपको टाइम दिया, आपने बोला जो बोलना आपने बोला, लेकिन अब ये बीच में नहीं है, उनका टाइम है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शहरी निकाय मंत्री जी को बैठ जाइए। बताना चाहता हूं कि नगर निगम नरवाना में 1973 के बाद शहर की लिमिट नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। बात करें जैसे बिजली, पानी और गलियां और सीवरेज जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। लिखा हुआ है हमारे पास, जो बोल चुके नहीं बोले। इसके अलावा सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब कोई सरकारी दस्तावेज बनवाते हैं। ऐसे मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से शहरी निकाय मंत्री जी से प्रार्थना है कि नरवाना एमसी का लिमिट बढ़ाई जाए और अप्रूव क्षेत्र किया जाए, ताकि इन दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि नरवाना शहर में ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जब कोई मकान या गली बनाई जाती है, वहां डीटीपी वाले आके उनको पाड़ देते हैं। नंबर 2, एक और मैं दूसरी तरफ आपको ध्यान देना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी से कि नरवाना में स्वास्थ्य सेवा की बड़ी दिक्कत है। हर रोज 500 से ज्यादा अधिक मरीज ओपीडी के लिए आते हैं, जो वापस चले जाते हैं। ऐसे में स्टाफ की बड़ी बहुत दिक्कत है। कुल पद नरवाना में 42 हैं, जिसमें से 36 मेडिकल ऑफिसर के हैं और 2 सीनियर ऑफिसर के पद खाली हैं, और एक जनरेटर भी बहुत छोटा है, जिससे तो वहां एक जनरेटर छोटा है और उसे आधुनिक मेडिकल उपकरणों की भी बहुत जरूरत है। नंबर 3, अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि नरवाना में ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की बड़ी दिक्कत है। खासतौर पर पढ़ने वाली छात्राओं और महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे में बसों का संचालन करवाया जाए ताकि छात्राओं को दिक्कत ना आए और बड़े बुजुर्गों को। धन्यवाद। धन्यवाद रामनिवास जी। श्री सोमवीर सांगवान जी, मैंने सब जो पहले बोल चुके वो दोबारा नहीं बोलेंगे। हाँ जी, हाँ स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद, आपने टाइम दिया इसके लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता कि 2016 के दादरी को जिला बनाया और जिला बनने के बाद आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। पीने का पानी, सीवरेज की व्यवस्था, रेन वाटर, बुरा हाल है पूरे जिले का। पिछले दिनों बारिश के अंदर 2-3 महीने तक पानी भरा रहा, उसका तुरंत प्रभाव से व्यवस्था की जाए। दूसरी सरकार की एक पॉलिसी है, हर जिले वाइज मेडिकल कॉलेज बना रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि दादरी के अंदर भी दूरगामी इलाका पड़ता है, एक मेडिकल कॉलेज जिसमें 350 एकड़ का प्रस्ताव फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन का हमने दिया है, उसका भी निर्माण किया जाए। एक सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री 203 एकड़ जमीन, काफी जमीन कॉस्टली जमीन है वो पड़ी है, उसका कोई सदुपयोग किया जाए। दूसरी बाईपास एक हमारे दादरी के अंदर सनस्पर से वाया मोड़ी होके गसोला होके बाईपास निकाला जाए। और 2-3 बात मैं आपके संज्ञान में बोलना चाहता हूं। आंगनबाड़ी की महिलाएं 56,000 पिछले 7 साल से लगातार धरने पर बैठे हैं, प्रदेश के आज भी रोडों पर बैठी हैं, और सरकार ने उनको आश्वासन दिया था, मंत्री जी ने भी उनकी मांगों को मान लिया, लेकिन उसके बावजूद बरकरार हैं। पिछले दिनों पीटीआई जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आके एक पंचायती फैसला किया था, वो आज रोड पे बैठे, उनका कोई समाधान है। चौकीदार बैठे हैं, नंबरदार बैठे हैं, तमाम कर्मचारी, हर जिसकी जो जरूरत है वो आज तक पूरी नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार के माध्यम से, जिस प्रकार के कर्मचारियों की पहले मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा था कि पंजाब के समान वेतन देंगे कर्मचारियों को, पुलिस वालों को पंजाब के बराबर तनख्वाह देंगे, कि वो जो मात्र घोषणा नहीं रह के उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो नौजवान है
जिनको रोजगार की समस्या है, आज डीसी रेट के लिए 5-5 हजार की नौकरी के लिए बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। 5,000 की नौकरी 50-50 हजार रुपए देकर लगा रहे हैं, और उसके बाद उनकी बदली भी शुरू कर दी। मेरी आपसे गुजारिश है, इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके रेगुलाइज भर्ती करके इस समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री असीम गोयल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज हरियाणा सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नहीं बोले, लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और जो पर्ची खर्ची के सिस्टम के खिलाफ ई गवर्नेंस के नाते जो चोट की है, मैं आज उसके बारे में इस महान सदन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, और मैं हमारे जो सम्मानित साथी पहले की सरकारों में रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कल आप काम रोको प्रस्ताव लेकर आए, 2 घंटे की आपने इसके ऊपर चर्चा का समय तय करवाया, समय बढ़वाया भी, लेकिन क्या आप उस 2 घंटे की या उससे अधिक की चर्चा के अंदर एक बिंदु भी ऐसा प्रस्तुत कर पाए कि आपने अपनी सरकार के अंदर रहते हुए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजा या पर्ची खर्ची के सिस्टम के खिलाफ एक भी अपने सरकार में रहते हुए इसको रोकने का कोई प्रयास किया? एक प्रयास भी अगर आपने किया हो, उसकी आप एक डिटेल भी कल क्या सदन के अंदर रख पाए? और ई गवर्नेंस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस व्यवस्था के ऊपर चोट की है, और आपका तिल मिलाना लाजमी है, क्योंकि आपको लगता है, देखिए सपना देखना सबका अधिकार है, और आपको लगता है कि कल हम दोबारा सरकार में अगर आ गए और ये इतनी व्यवस्थाएं सुधार जाएंगे कि हमारे तो खाने पीने का कोई सिस्टम बचेगा नहीं, और भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, ये इन लोगों की जो नीति थी, इसके ऊपर जो चोट ई गवर्नेंस के माध्यम से हुई है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके लिए आज धन्यवाद करना चाहता हूं। चाहे डीबीटी की बात है और तो और जो तहसीलों के अंदर शरेआम बोली लग के पोस्टिंगें हुई करती थी, आज एसटीएम और सीटीएम को भी अधिकार दे दिए गए कि रजिस्ट्री करवाने वाले की मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा, वो किसी से भी रजिस्ट्री करवाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, और एक और जो नया काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये अपने आप में ऐसा माइलस्टोन साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश के युवा को काम मांगने वाला नहीं, काम देने वाला, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसी दिशा के अंदर प्रयास करते हुए हरियाणा पहला राज्य ऐसा बना जिसने पूरे देश के अंदर ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप में ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को न केवल अपने पैरों पे खड़ा होने का रास्ता दिखाएगा, और जिस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम, पहले पैसे जिसके पास होते थे वही नौकरी लग पाता था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोई आप बोलते हैं तब कौन सा, आप लोग तो बसों के अंदर नौकरी भेज देते थे, और जिसने टैक्सी ली उसको बर्खास्त करने का काम किया सरकार ने। मैंने तो पहले सवाल किया, आप एक प्रयास बता दें जो आपने किया हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 लाइन इन साथियों को लेकर के अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, विचार को। सारे मशरूफ हैं यहां दूसरों की कहानियां जानने में, सारे मशरूफ हैं यहां दूसरों की कहानियां जानने में, इतनी शिद्दत से खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाते। धन्यवाद। श्री धर्म सिंह छोक्कर जी। धर्म सिंह छोक्कर। स्पीकर सर, मैं आप मंत्री बनाओ इनको, नहीं तो विशाख को बनना चाहते। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा। समालखा में गांधी आदर्श कॉलेज है, और गांधी आदर्श कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो 5% जमा नहीं करा रही। वहां के जो कर्मचारी हैं 9 महीने से बिना तनख्वाह के काम चला रहे हैं। तो मेरी
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय शिक्षा मंत्री से पहले सेशन में मैंने पर्सनल गुजारिश भी की थी। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज समालखा में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और ये गवर्नमेंट कॉलेज मैनेजमेंट से अंडरटेक कर लिया जाए सरकार द्वारा, ताकि ये जो मैनेजमेंट है वहां राजनीति होती है, एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ अब भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ जिस मैनेजमेंट के पास 5% पैसा जमा कराने के लिए नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी इस गवर्नमेंट कॉलेज को अंडरटेक कर लें, गवर्नमेंट कॉलेज बना दें, तो बड़ा आभार होगा। जो 9 महीने से जो हमारे कर्मचारी बिना तनख्वाह के बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा उनका तनख्वाह का इंतजाम कराएं। और मेरी सबसे, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज मैंने पहले सदन में लगाया था, हर बार लगाता हूं, उन्हें आश्वासन भी दिया था हम इसको अंडरटेक कर लेंगे। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज समालखा में नहीं है कोई भी। तो मैंने इसी के आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से उसको अंडरटेक कर लिया जाए गवर्नमेंट उसको। धन्यवाद। श्री राकेश दौलताबाद जी। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। हरियाणा विधानसभा के पवित्र सदन में आज तक हजारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा विधानसभा के पास इन सारे क्वेश्चन और आंसर का एक बहुत बड़ा डाटाबेस है। मेरा सुझाव है कि उस सारे डाटाबेस को डिजिटल करके विधानसभा की वेबसाइट के माध्यम से सर्चेबल किया जाए। अभी अगर जो हम सर्च करते हैं तो उसमें पूछे जाने वाले का नाम और सब्जेक्ट ही क्लियर आता है। अगर जो जैसे मेरे को अपने गांव का नाम दौलताबाद है, आज तक दौलताबाद के बारे में कोई भी डिस्कशन हुआ हो, वो उसके अंदर सब्जेक्ट में अगर मैंने वो लिखा तभी वो होगा। तो इसको बीच वाली पंक्तियों में भी जो है इसको जिससे कि अच्छी रिसर्च हो सके, अच्छे क्वेश्चन लगा सके लोग बाग पुरानी स्टडीज करके। इसी तरीके से जैसे स्कॉटलैंड में और आयरलैंड के अंदर जैसे अभी आपने जयवीर सिंह जी ने नहीं जयवीर सिंह जी ने अभी आप जब क्वेश्चन उठाया था तब आपने कहा था कि भी उसके फोटो भेज दीजिए। तो इसी तरीके से मेरा दूसरा सुझाव है कि विधानसभा में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाए, जिससे विधायकों के पास सवालों को फोटो और वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीके से रखने का अवसर पैदा हो और लोकतंत्र मजबूत हो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिसार का चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे वो मामला सड़कों का हो, गलियों का हो, चाहे उसकी कनेक्टिविटी पंजाब से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, चंडीगढ़ से हो, इस तरह के हर तरह का जो विकास हुआ है। चाहे वहाँ पर जो वॉशिंग यार्ड बना, इससे लंबी दूरी की ट्रेन आई, और वहाँ पर एयरपोर्ट जो बन रहा है उससे उसकी एयर कनेक्टिविटी भी होगी। तो एक किस्म से ये हरियाणा के सेंटर में भी है और बहुत ज़्यादा विकसित शहर, या मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा विकसित शहर है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो मेरा सुझाव ये है कि जो दिल्ली में पूरे भारत का थोक व्यापार, कपड़ा, किराना, मेवो, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जड़ी बूटियां, मेडिसिन, ये बहुत बड़ा उत्तरी भारत का जो व्यापार का केंद्र है और वहां तंग गलियां हैं, आना जाना, माल ढुलाई का काम नहीं हो सकता है। तो मेरा हरियाणा सरकार से आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि हिसार की बाकी सभी सहूलियतों को देखते हुए जो उत्तर भारत का जो थोक व्यापार का केंद्र है वो हिसार में हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि हिसार में बहुत सारी जमीन भी उपलब्ध है, तो इसलिए इस पर विचार किया जाए। इससे हरियाणा का जीएसटी भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरह हर तरह से हरियाणा को फायदा होगा। दूसरी बात, मैं हरियाणा सरकार का और पूरे सदन का इस बात पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा में एकमात्र एयरपोर्ट और जिसका नाम आज सर्वसम्मति से महाराजा अग्रसेन हुआ, ये बधाई हिसार के लोगों की है और सबकी।
और मैं इसका धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं और इसके साथ साथ ये भी प्रार्थना करता हूं कि वहां पर शीतला माता का मंदिर है, अग्रोहा धाम है और एक शक्ति